सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के जिला महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार हैं, जो जन सुराज के स्थापना काल से ही जुड़े हुए हैं और पूर्णिया जिले के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसी क्या इच्छा जगी आप में तो ये बिहार की राजनीति में आपने कदम रख दिया? पहला सवाल है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल भी है। अब जहाँ तक राजनीति से जुड़ने की बात है तो मेरा एक ही चीज़ था, जो भी गरीब मरीज आते थे हमारे हॉस्पिटल में, उनका इलाज इमरजेंसी में संभव नहीं हो पाता है प्राइवेट से, और जब हम उनको सरकारी में भेजते हैं तो वहाँ से उनको रेफर कर दिया जाता है पटना या सिलीगुड़ी या कहीं भी, और रास्ते में वो दम जाते हैं। जो लोग थोड़े बहुत पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च वहन कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो आईसीयू इमरजेंसी इलाज का खर्च नहीं वहन कर पाते हैं। और चूँकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, इसका दर्द मुझे पता है। हम चाह के भी बिल्कुल फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर पाते इलाज, और सरकारी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि वहाँ पे सीरियस पेशेंट का इलाज यहाँ पे नहीं हो पाता है। जब हमने देखा कि प्रशांत किशोर जी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों को लेके एक मुहिम चलाए जन सुराज, ताकि बिहार का विकास कैसे हो, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैं निस्वार्थ भाव से पार्टी से जुड़ा और उसके लिए काम किया, और कुछ दिनों के पश्चात मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। क्या लग रहा है, जन सुराज अगर सरकार बना लेती है बिहार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ये बिल्कुल संभव है, असंभव नहीं है। यहाँ के नेता इस काम को इतना बड़ा बना दिए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो सुधर ही नहीं सकती, शिक्षा सुधर क्यों नहीं सुधर सकती। अगर नेता यहाँ के चाहते तो मतलब 5 साल के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी में इलाज कराना चाहिए। आप जैसे एम्स दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे इलाज अच्छा होता है, तो वैसे इंस्टीट्यूशन बिहार में क्यों नहीं हो सकते। बिल्डिंगें बन जाती हैं लेकिन उसमें डॉक्टर अपॉइंट नहीं होते हैं। घूसखोरी का वही आलम है कि आप बिना घूस लिए एक मतलब किसी, चाहे वो डॉक्टर या शिक्षक की बहाली नहीं हो पाती है। ज़्यादातर चीज़ों में पहले से ही सेटिंग होती है। ऊपर से सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि वो डॉक्टरों को सैलरी दे सके, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं देते हैं। ज़्यादातर 50% से ज़्यादा जो डॉक्टर के सीट है वो खाली पड़े हुए हैं, निकते नहीं हो पा रही है, तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी कैसे। इन सब कामों को कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर आज, पहले था कि लोग बोलते थे कि डॉक्टर कम है, डॉक्टरों की किल्लत है, आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे डॉक्टर इच्छुक है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में काम करें, बशर्ते कि उनको अच्छी सुविधा मिले, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए वो मिले, जो उनको एक वातावरण चाहिए, सुरक्षित वातावरण वो मिले, तो फिर वो सरकारी अस्पतालों में काम करेंगे और व्यवस्था सुधरेगी। जैसा कि आप ये सीमांचल क्षेत्र से आते हैं और यहाँ की राजनीति के बारे में भी आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि आपने राजनीति में कदम रखा है। किन सब चीज़ों के कारण ये सीमांचल पिछड़ा है आज के? देखिए, ये कहना कि सीमांचल पिछड़ा है और बाकी सारा बिहार आगे है, ऐसा कुछ है नहीं। सारा का सारा बिहार ही पिछड़ा है, पूरा बिहार पिछड़ा है। अब इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि सीमांचल पिछड़ा है कि उत्तरांचल छपरा सीमांत पिछड़ा है, तो ये कोई मतलब नहीं, पूरा बिहार ही पिछड़ा है। और कारण एक ही है कि यहाँ पे जो राजनीति है यहाँ वो मुद्दे पे नहीं होती, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर नहीं होती है, वो या तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर होती है या फिर जातियों के ऊपर होती है। इसी वजह से यहाँ की जो है ये बदहाली है। जिस दिन मुद्दे के ऊपर राजनीति होने लगेगी, लोग मुद्दों के ऊपर वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन बिहार का विकास होने लगेगा। इधर आप समस्या बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या समस्या है आम लोगों? देखिए, हम लोग जब भी क्षेत्र बिल्कुल गाँव में जाते हैं तभी सबसे जो ज़रूरी चीज़ लोग बताते हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था ही है, कि हमें कम से कम इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। दूसरी जो आती है रोजगार की, तीसरी जो होती है शिक्षा। ये 3 मूलभूत जो है समस्याएं हैं ये पूरे बिहार की। ये चीज़ें निकल के आती है जब भी हम लोग गाँव में जाके पूछते हैं कि भाई आप लोगों को सबसे जो समस्या लगती है बड़ी वो बताइए, तो लोग 1, 2, 3 करके बताते हैं। उसमें से वही है स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। ग्रुप लोन को आप क्या देख रहे हैं? पूरे बिहार में ग्रुप लोन चलता है। देखिए, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो कम पढ़े लिखे गरीब तबके के लोग हैं उनका दोहन हो रहा है इसमें ग्रुप लोन के चलते। उनको एक तो पता नहीं चलता है कि हमसे ब्याज कितना लिया जाता है। बोला जाता है 12%, लेकिन
24% तक उनसे ब्याज लिया जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। आपको पता है कि बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं बाहर रहते हैं, ज़्यादातर पुरुष बाहर रहते हैं, महिलाएं घर पे रहती है, बच्चे रहते हैं, और उनके साथ बदसलूकी की जाती है अगर वो समय पे किस्त नहीं जमा कर पाते। और लोन देते समय तो उनको मतलब एक तरह से समझिए कि समझा बुझा के दे दिया जाता है कि नहीं ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन वसूलने के वक्त उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और ऐसे कोई मतलब सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि उसको पास किया जा सके। 24% तक लोन लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है। अभी आपको एक मीरपुर गांव का मैं किस्सा बताऊंगा। उसमें लगभग 50 लाख रुपया करीब 50-60 लोगों से फ्रॉड करके लेके चले गए। साइन किए, अंगूठा लगाए, उनके नाम पे पैसा उठाए, लेकिन पैसा उनको नहीं मिला, और वो जो जीविका थी और उनके साथ जो बैंक वाला स्टाफ था वो दोनों भाग गए। जन स्वराज इस पर पहल करेगी क्या? बिल्कुल, ये तो हमारे 5 साल जो निश्चय जो कार्यक्रम जो है उसमें है कि जो महिलाओं के लिए केवल 4% पे ऋण दिया जाएगा, वो भी सरकारी गारंटी पे। अगर उनके साथ उनके परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी कारणवश वो नहीं चुका पाते हैं ऋण, तो वो पैसा सरकार भरेगी। मतलब सरकार, अब आपकी सरकार आती है तो सरकार ही लोन दे देगी 4% पे? बैंक लोन तो हमेशा बैंक देगा, लेकिन सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। 4% सालाना ब्याज की दर पे लोन मिलेगा, वो भी सरकारी गारंटी पे लोन मिलेगा। अगर किसी कारणवश एक विशेष व्यवस्था मतलब करेगी सरकार हाँ बिल्कुल, लोन के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई एजेंट आके आपको लोन दे दे, वो बैंकों के थ्रू ही होगा। नशा को लेकर के भी जन स्वराज एक मुहिम चला रही है कि मेरी सरकार आएगी तो घंटों या मिनटों में शराब को फाड़ के फेंक दिया जाएगा इस कानून में। देखिए, कानून को फेंकने की बात हो रही है, बाकी शराबबंदी तो है ही नहीं। शराबबंदी तो नहीं है, कानून है, वो फर्जी कानून है। उसको फर्जी चीज़ को हटाना कोई गलत बात तो है नहीं। भी कानून के हिसाब से बंदी है, लेकिन अगर होम डिलीवरी हो रहा है, पीने वाला पी ही रहा है। अब ये वो ये रहा है कि जो आदमी पहले 100 रुपये का खरीदता था उसी का 200 लग रहा है, 250 लग रहा है। तो आर्थिक दोहन भी हो रहा है, इसमें माफिया कमा रहे हैं। प्लस दूसरी सरकारें अगर बगल की जो भी बंगाल हो गया, उधर यूपी हो गया, झारखंड हो गया, इन सरकारों को पैसा जा रहा है। तो कहीं से अगर शराबबंदी आप सही में लागू कर देते तो फिर ठीक था। हालांकि ये भी ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ है नहीं। आप एक ही देश में देखिए कि आप यहाँ पे शराब बंद है, आप 30 किलोमीटर बाद शुरू है, तो ये तो मतलब देश की यूनिटी में ही मतलब एक ही देश में अलग अलग कानून, ये कहीं से भी सही नहीं लगता। ये इसका उपाय ये होना चाहिए कि लोगों को हम इतना जागरूक कर दें कि वो खुद से शराब छोड़ दें, खुद से शराब नहीं पिए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कानून के तहत उसको बैन करना जो कि हो नहीं पा रहा है, ये गलत है। शराबबंदी के बाद युवाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? देखिए, शराब, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। शराबबंदी के बाद जो लोग नशा करते थे वो लोग अब सूखे नशे में शिफ्ट हो चुके हैं, स्मैक, चरस, गांजा, इन सब चीज़ों पे, और ये शराब से कई गुना घातक है। इससे बाहर आना संभव नहीं है। एक बार जिसको स्मैक का लत लग गया वो बाहर नहीं आ सकता। आप देखिए, पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी बच्चे ने नशे नहीं मिलने की वजह से माँ को गोली मार दिया, क्राइम करने लग जाते हैं। तो ये शराबबंदी के बाद ये चीज़ें बढ़ी है। आपको अगर 2 ऑप्शन रहे, मान लीजिए कि आपको ऑप्शन हो कि आपको एक न एक बीमारी लगनी है, सर्दी खांसी लगेगा, कैंसर लगेगा, तो आप क्या चुनिएगा? बोलिए ठीक है सर्दी खांसी है, ठीक। तो शराब आप समझ लीजिए कि सर्दी खांसी है, नुकसान इसका भी है, लेकिन सर्दी खांसी है। और स्मैक जो है, जो सूखा नशा है, वो कैंसर है। तो कैंसर लगने से अच्छा है कि सर्दी खांसी हो गया ठीक हो जाए। जैसे आप डॉक्टर भी हैं, राजनीति में तो आए ही हैं, ये स्मैक के कारण क्या क्या होता है मनुष्य के शरीर में? इन नशाओं का सबसे ज़्यादा असर ये होता है कि इसका आदमी आदी हो जाता है। आदी होना मतलब कि अगर आप नहीं लीजिएगा तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बेचैनी होने लगेगी, और कुछ एक केस में आपकी जान भी जा सकती है। तो ये आदी बना देता है। शराब में भी वो चीज़ है, लेकिन इसके मुकाबले काफ़ी कम है, इसके कंपेरिजन तुलना में काफ़ी कम है। ये प्रतिबंधित स्मैक का बिहार में प्रचलन कब बढ़ गया? शराबबंदी के बाद ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी है कि जिस चीज़ के लिए पहले से कानून है, स्मैक, गांजा, चरस, ये सब चीज़ें पहले से कानून है, नार्कोटिक एक्ट लागू है, फिर भी ये चीज़ें बिक रही हैं। ऊपर से आप शराबबंदी लाए, वो भी विफल रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो कानून पूरे देश में लागू है, चाहे वो गांजा हो, चरस हो, स्मैक हो, उसको तो आप बंद नहीं कर पाए, तो आप एक स्टेट में शराबबंदी कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है इसका मतलब। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कीजिएगा? बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है?
प्रशासनिक व्यवस्था आजकल समझिए कि जैसे प्रशांत किशोर जी भी बोलते ही हैं कि एक समय जब आरजेडी की सरकार थी तो गुंडों का गुंडा राज था, अभी अधिकारियों का गुंडा राज है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आप कोई भी काम कराना हो बिना घूस लिए दिए काम आपका नहीं होता है। ये बात आप चाहे किसी विभाग में चले जाइए, चाहे आप म्यूटेशन कराने चले जाइए, आप चाहे निगम में ट्रेड लाइसेंस बनाने चले जाइए, अगर 2,500 सरकारी फी है तो आपको 5,000 रुपये से देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि ऑफिस का खर्चा है। ये अब सिस्टम बंद गया है, तो भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया इस सरकार में। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कुछ मैसेज हो, महत्वपूर्ण मैसेज जो आपके पास हो वो बताएंगे। देखिए, वो उनका तो बहुत सारा मैसेज लोगों के लिए है और हम लोग देते भी हैं कि इस बार जो 2025 में चुनाव होता है, आप किसी पार्टी को जिताने के लिए मत दीजिए, किसी के खिलाफ किसी को हराने के लिए मत दीजिए। आप अपने बच्चों के नाम पे दीजिए, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसके नाम पे आप वोट दीजिए। आप ये नहीं कि बीजेपी के डर से लालू को दीजिए और लालू के डर से बीजेपी। ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज मुझे लगता है। और दूसरा मैसेज खुद भी बोलते हैं कि अगर जन स्वराज की तरफ से भी कोई लगता है कि खराब उम्मीदवार है, भ्रष्ट उम्मीदवार मिल गया, उसको भी आप अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छे मुद्दे के लिए। चुनाव चिन्ह आने के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कुछ कमेंट किया गया हो, बताएंगे। जैसे कि मुझे कमेंट मैंने पढ़ा नहीं, आपको अगर है तो बताइए, फिर मैं उसको अपना प्रतिक्रिया दूँ। तो सोशल मीडिया पे कई कमेंट आ रहा है, ये स्कूल का बस्ता ये कौन ढोएगा? स्कूल का बस्ता कौन ढोएगा? अब जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गया तो वो तो वही बात बोलेंगे, जो नॉमिंग फेल है वो बोलेंगे कि स्कूल का बस्ता कौन ढोएगा, इसलिए फेल है। स्कूल का बस्ता केवल बस्ता नहीं होता, ये प्रतीक है शिक्षा का, ये प्रतीक है अवसर का, ये प्रतीक है आपकी उन्नति का। आप बताइए, मतलब किस माँ बाप का सपना नहीं होता है कि उसका बच्चा स्कूल बैग लेके जाए स्कूल? हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा बस्ता लेके स्कूल जाए। अब ये कैसे लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं ये बोलते हैं कि बस्ता कौन ढोएगा? आप खुद सोच सकते हैं। 243 विधानसभा सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी आगामी चुनाव। बिल्कुल। दावा क्या है, किन किन सीटों पर? देखिए, ये कोई बता नहीं सकता कि किन सीटों पर हमारी उम्मीद है कि सरकार इस बार जन स्वराज की बनेगी और हम अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह का लोगों में उत्साह दिखता है, जब भी हम चाहे गाँव में जाते हैं या शहरों में, तो जिस तरह से लोगों का उत्साह दिखता है, लोग सीधे बोलते हैं नहीं है बहुत हो गया इस बार, तो हम बदली करेंगे, सरकार बदलेंगे, बदलाव इस बार होके रहेगा। इससे लगता है कि जन स्वराज की सरकार बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शक का भी बहुत बहुत